हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है तुषार्स क्लासरूम में। आज की वीडियो में हम जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को कवर करने वाले हैं। आपने क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है, जिसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और उनकी डिग्रीज के बारे में हमने पढ़ा था। बट यहाँ पे आपके सिलेबस में भी पॉलिनोमियल है। तो आज की वीडियो में हम इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को इसी वीडियो में करने वाले हैं और इसके साथ साथ बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें समझेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। तो वह वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट को, कि भाई वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पॉलिनोमियल में आपको वेरिएबल कांस्टेंट दोनों चीजें देखने को मिलती है। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकती है। जो वेरिएबल वर्ड बना है वो बना है वेरी से, ठीक है। वेरी का मतलब होता है जो अपनी वैल्यूज को चेंज करे, बार बार चेंज करे, हम उसको कहते हैं वेरिएबल। तो ऐसे हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। लाइक एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी हो गया, पी क्यू आर एस। तो हम कोई सा भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को शो करने के लिए। अभी अपनी वैल्यूज़ को क्यों चेंज करते हैं, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से आपने देखा होगा, हर एक सिचुएशन के हिसाब से अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक बाइक की स्पीड लेके रखें तो जो स्पीड है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती है, वो हमेशा चेंज होती है। स्टार्टिंग से देखिए 0 रहती, फिर अगर 20 आपने बढ़ाई तो फिर 50, फिर ट्रैफिक आया तो फिर आपने कम की होगी। तो इस टाइप से जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। सिमिलरली वेरिएबल्स भी अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। क्लियर हो गया। ऐसी क्वांटिटीज जो अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकती है क्वेश्चंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। हर एक क्वेश्चन में आप देखोगे कि एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अभी हम इसके और भी एग्जांपल्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा। बाकी बढ़ते हैं कांस्टेंट की तरफ। कांस्टेंट क्या होता है, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है। भाई जैसे कोई सा भी होल नंबर हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, पाई हो गया, ये सभी चीज़ें कांस्टेंट है क्योंकि इनकी वैल्यूज़ क्या है, फिक्स्ड है। मैं 5 साल बाद भी आपसे पूछूंगा कि ये क्या है तो आप बोलोगे 100, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड रहती है, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ हमको समझना था वेरिएबल एंड कांस्टेंट को। अब हम समझते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट का रिलेशनशिप, मतलब जिसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जब कांस्टेंट और जो वेरिएबल है वो एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। किसके थ्रू, ऑपरेशंस के थ्रू। ऑपरेशंस मीन्स क्या होता है, समझिए आप। ऑपरेशंस मतलब ये जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हम इन्हीं को कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इनका यूज करके हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशनशिप जनरेट कर लेते हैं अगर, तो हम उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, मैं एक कांस्टेंट लेता हूँ 2 और उसके साथ साथ एक वेरिएबल भी रहता हूँ जो ले लिया मैंने x, ठीक है, 2 और x। बट इनके बीच में अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो किसका यूज करेंगे हम, ऑपरेशंस का यूज करेंगे। लाइक मैंने यूज कर लिया प्लस, तो 2 + x, तो ये बन गया हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। समझ गए, ये हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ जो है y, और उसके साथ साथ एक ऑपरेशन ले लेता हूँ माइनस, और उसके साथ एक कांस्टेंट, कोई सा भी आप कांस्टेंट ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ 2, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में अगर हमने ऑपरेशन का यूज़ किया है तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लियर, ठीक है, ये हो गया। हम अगर मैं 2x भी लिख देता हूँ, 2x अगर सिंपल भी लिखा तो आप समझते हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 2 × x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर, डिवाइड का अगर साइन लगा दे, 2 / x या फिर x / 2, ये सब भी क्या है, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट दिखेंगे, इसके साथ साथ उनके बीच में एक रिलेशनशिप दिखेगा थ्रू ऑपरेशंस। बट यहाँ पे कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं देखने को मिलेगा। एक्सप्रेशन तभी कहलाएगा वो जब उसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन आता है तो वो इक्वेशन कहलाने लगेगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर, हम समझते हैं टर्म्स, क्योंकि भाई टर्म्स क्या होते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप समझ चुके हो तो टर्म्स समझना ही बहुत ज़्यादा आसान है। टर्म्स एक नॉन जीरो पार्ट है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। मेरे सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है फॉर एग्जांपल, कि आप देखिए कि इसमें हम टर्म्स कैसे समझते हैं। पहले समझिए कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। हाँ भाई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी, और उनके बीच में ऑपरेशन के थ्रू एक रिलेशन दिख रहा है हमें। क्लियर है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है। अब टर्म्स क्या होते हैं, ऐसा नॉन जीरो पार्ट, भैया नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो को कोई हम टर्म नहीं कह सकते। मैं अगर यहाँ प्लस में 0 लिख दूँ और इसको भी एज ए टर्म गिन लूँ तो ये गलत है, ठीक है। नॉन जीरो पार्ट होना चाहिए, मतलब ये सारे नॉन जीरो है, ठीक है। क्लियर है, ये सभी नॉन जीरो पार्ट किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके थ्रू, ऑपरेशंस के थ्रू। लाइक प्लस और माइनस, सिर्फ प्लस और माइनस के बीच में आपको जो दिख रहे हैं उनको हम टर्म्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस दिख रहा है, ठीक है। इनके बीच में देखिए कितने टर्म्स है, 1 2 और 3,
ये टर्म्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ। नॉन जीरो पार्ट, जो नॉन जीरो पार्ट होना चाहिए, भले ही उसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, बट जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो पार्ट होना चाहिए, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, चलेगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट किससे होना चाहिए, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस के बीच में आपको जो जो दिख रहे हैं वो टर्म्स कहलाए। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, 5x + 4x + y + 3 + 2। अब आप बताइए कि टर्म्स कितनी, तो आप बोल दोगे 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स है। क्लियर। इस तरह से हम और उसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं। तो प्लस और माइनस के बीच में अगर आपको नॉन जीरो पार्ट दिख रहा है जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो हम उनको टर्म्स कहेंगे। क्लियर। क्योंकि ये टर्म समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिनोमियल को जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, वो टर्म्स और डिग्री मतलब जो पावर है उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब हम समझने वाले हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसके टाइप्स हम समझेंगे। तो हम समझ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की, अगर कोई से वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर है हम उसको कहेंगे उसकी डिग्री। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ 2x³ + 3x² + 5x + 7। यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है, मैं इसको पॉलिनोमियल में लिख देता हूँ p(x), ठीक है। ये पॉलिनोमियल को शो करने का तरीका है। p मतलब पॉलिनोमियल और किस वेरिएबल के फॉर्म में है हम वो यूज़ करते हैं यहाँ पे। क्लियर। p(x) इक्वल हमने एक पॉलिनोमियल लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें बताना है इस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल में। तो देखिए यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3। क्लियर है। बहुत आसान था। आपको ये नहीं देखना है कि पहले कौन आ रहा है, हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावर कितनी है। अगर मैं एक पॉलिनोमियल दूसरा लूँ 5x⁻100 + 5x⁻150 + 2x⁻200, तो आप अब बताइए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होने वाली है। ठीक है। हम क्या ढूंढेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। वेरिएबल के हमें हाईएस्ट पावर ढूंढनी। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे 100 है, फिर 150 है, फिर 200। सबसे ज़्यादा कितनी है 200, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 200, इसकी डिग्री हो जाएगी 200। अब इस टाइप के क्वेश्चन MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। हमेशा MP बोर्ड के हिसाब से हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिग्री बता दीजिए, पॉलिनोमियल दे देंगे आपको एंड आपसे पूछेंगे कि भाई इसकी डिग्री क्या है। क्लियर है। तो डिग्री बताना बहुत आसान है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, आपको सिर्फ पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ढूंढनी है। ठीक है। पहले लिखा आगे लिखा, आपको पूरे वेरिएबल मतलब पूरे एक्सप्रेशन को चेक करना पड़ेगा। हमको दिख रहा है 100 नहीं है, 150 उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा 200 है, मतलब हाईएस्ट पावर हमने देखी 200, तो वो हो गई उस वेरिएबल की डिग्री। क्लियर है। तो ये था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप ये आपको समझ में आवा। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कि भाई पॉलिनोमियल के टाइप्स कैसे होते हैं। यहाँ पे हमने दो तरीके से बताया, टर्म्स एंड डिग्री। टर्म्स के बेसिस पे क्या टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के, इसके साथ साथ डिग्री के बेसिस पे हम समझते हैं पहले टर्म्स के बारे में। तो देखिए किसी पॉलिनोमियल में अगर सिंगल टर्म होगी, मतलब एक अगर टर्म आपको देखने को मिलती है तो हम उसको कहेंगे मोनोमियल। यहाँ पे जो मोनो वर्ड है इसका मतलब होता है एक। ठीक है। एक टर्म जिसमें मिले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखते जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिख दे 2x², 2x, 5x, 4y। ठीक है। तो एक टर्म आपको देखने को मिलती है, सिंगल टर्म आपको एक किसी पॉलिनोमियल में देखने को मिलती है, तो हम उसको कहेंगे मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल या एक, इस मोनो का मतलब एक टर्म जिसमें आपको देखने को मिले हम उसको कहेंगे मोनोमियल। ये 9th एंड 8th में आपने बेसिक में पढ़ा है, तो बेसिक को एक बार फिर कवर कर रहे हैं। बायनोमियल, बाय का मतलब होता है दो। ठीक है। आपने बाइनरी लैंग्वेज सुना होगा कंप्यूटर में, अगर आपने पढ़ा हो तो बाइनरी लैंग्वेज मतलब सिर्फ दो नंबर यूज होते हैं, 0 और 1। तो बाय का मतलब होता है दो, तो बायनोमियल मतलब दो टर्म्स वाला पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ दो टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल 2x² + x, 2x + y नहीं आएगा, हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं इसलिए। ठीक है। 2x² + 5x। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें दो टर्म आपको, जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ दो टर्म देखने को मिल रहे हैं, तो वो एक बायनोमियल। क्लियर हुआ। सिमिलरली ट्राई हो सकता है, 3 टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो हम उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 5x + 3,
और भी हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल 5x² प्लस 2x² प्लस 5x लिख देते हैं हम। तो ये भी एक ट्राइनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स आपको देखने को मिले, हम उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। क्लियर हुआ? हमने टर्म्स पहले समझ लिया था इसीलिए क्योंकि हम ये समझ सके कि टर्म्स क्या होते हैं। इसके बाद तो टर्म्स के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल का डिवीजन है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, इसको हमने समझ लिया। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म आपको देखने को मिले, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपको 3 टर्म्स देखने को मिले वो ट्राइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स देखने को मिले बाइनोमियल, और जिसमें 1 टर्म आपको देखने को मिले, जैसे ये हमको 1 टर्म ही देखने को मिल रही, ये सब क्या है? मोनोमियल से। क्लियर? अब हम आते हैं डिग्री के बेस पे कि डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल का जो टाइप्स हैं वो किस टाइप से। फर्स्ट है लीनियर। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम कहेंगे लीनियर, मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ 2x + 5। क्लियर? ये जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई? जो डिग्री हो जाएगी इसकी वो है 1 अगर डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हम उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री होनी चाहिए उसमें 1। डिग्री का मतलब आप समझ गए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। क्लियर? क्वाड्रेटिक, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही हमारे लिए हम इस पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कवर करेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब समझिए जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 2 होनी चाहिए। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होती है? डिग्री जिसकी हो जाती है 2, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x² + 5x + 3, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर? ये सारा हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। मैं बाकी सबको रब करता हूँ, यहाँ पे हमने समझ लिया इन सबको। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। अगर डिग्री 2 है मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे टर्म्स पे नहीं ध्यान देते हैं कि टर्म्स कितनी है। अगर टर्म्स के बेस पे पूछ रहा है तो ये है हमारे पास, और डिग्री के बेस पे पूछ रहा है तो ये सब। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या है? डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 3x³ + 5x² + 3x + 4। ये हमने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। इसमें आप डिग्री देखिए, डिग्री कितनी है? 3। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो है 3, मतलब ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया होगा? हमने डिग्री के बेसिस पे भी समझ लिया कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। मींस डिग्री अगर 1 है किसी पॉलिनोमियल की तो वो लीनियर है। डिग्री अगर 2 है मतलब जो वेरिएबल की पावर है वो अगर 2, हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है तो आपको हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक का मतलब क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी। क्लियर हो गया होगा? क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, तीनों हमने पॉलिनोमियल समझ लिए। तो अब हम समझते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, इसके साथ साथ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c, जहाँ पे a, b, c क्या है? ये a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, b जो है x का, एंड c क्या है? हमारा कांस्टेंट है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूँ px = x² - 3x + 4 -4। क्लियर है? ये एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया है। अब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, जो हमने 9th क्लास में किया था सेम वही करना है। मैंने हम वैल्यूज निकालना है x = 1 पे। आपको गिवन रहेगा कि इसकी वैल्यूज इस पे निकालो, तो x = 1 पे अगर आपको वैल्यूज पूछिए तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको 1 रखना है। इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको 1 पुट कर देना। क्लियर? देखते हैं इसकी वैल्यूज क्या आती है। p(1) = क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर -3 × 1 -4, 1 -3 -4। इसका जो आंसर आ रहा है -7 एंड +1 मतलब -6 आएगा। तो p(1) कितना आ गया? -6। तो हमने इसकी वैल्यूज निकाल ली। इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हो, बहुत आसान है। ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा इंपॉर्टेंट है जीरोज ऑफ पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें x = 4 पुट कर रहा हूँ, मैं सेकंड वैल्यूज निकाल रहा हूँ इस पॉलिनोमियल की जो है x = 4 पे, कि 4 पे देखते हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। कि जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ हम क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। क्लियर? p(4) = 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4। p(4) कितना हो जाएगा? 16 -12 -4, 12 एंड -4 हो जाएगा -16, 16 - 16 मतलब 0। तो p(4) की जो वैल्यू आई है वो आई है 0, मतलब जो 4 है वो उसका एक 0 इस
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, मतलब जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका एक जीरो कौन है, 4 है। मतलब जीरो क्या होता है, ऐसी वैल्यू x की एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये जो पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जा रहा है। क्लियर है, समझे कि नहीं। जीरो क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम उसी को कहते हैं, वह वैल्यू x की जो वह वैल्यू जिसके लिए जो पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो हो रहा है, हम उसी को कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है। और कितने हो सकते हैं जीरो, यहाँ पे तो 4 निकला, अभी एक ही निकला है, ऐसे कितने हो सकते हैं। तो देखिए कि जो पॉलिनोमियल हमारा है उसमें जो डिग्री है उस पॉलिनोमियल, कितनी डिग्री है 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो होंगे। इसका एक जीरो कौन है, और इसका एक जीरो हम और फाइंड कर सकते हैं। हम अगर x इक्वल -1 रखें, अभी हम समझेंगे कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। x इक्वल -1 पुट कर दें तो हमारी वैल्यूज जो आने वाली है हम पुट कर देते हैं p ऑफ -1, ठीक है। -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 इंटू -1 मतलब प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4, तो ये हमारे पास 4 - 4 आ गया, मतलब 0 आ गया। तो p ऑफ -1, ठीक है। हमारे पास दोनों जीरो आ चुके हैं, जो है -1, 4, यही दो जीरो है। क्लियर। -1 पे भी ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, 4 पे भी, और अब ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं होगा जिस पे ये पॉलिनोमियल जीरो होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कितने जीरोज हो सकते हैं, जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉलिनोमियल है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल होता तो उसके सिर्फ एक ही जीरो होता। क्लियर है। यहाँ पे देखिए जीरो सेम भी हो सकते हैं बट 2 निकलेंगे। क्लियर है। हमको ध्यान रखना है, 2 अगर उसकी डिग्री अगर 2 है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, हमारे हमेशा 2 जीरोज रहते हैं। ठीक है। अब जीरोज कैसे फाइंड करते हैं हम समझते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम किस तरह से जो पॉलिनोमियल है उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ज़्यादा एमपी बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बेसिक समझना आना चाहिए। तो देखिए ये जो ग्राफ है एक लीनियर ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, जो एक्स एक्सेस को आपको देखना पड़ेगा किस एक्सेस को ये काट रहा है। तो देखिए एक्स एक्सेस को एक बार काट रहा है, मतलब ये एक जिसकी हमने अब भी पढ़ा कि जितने डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की उतने उसके जीरोस निकलेंगे। तो जितने जीरोस वो उतनी बार एक्स को कट करेगा, एक्स एक्सेस को कट करेगा। तो ये जितनी बार कितनी बार कर रहा है, एक बार, मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री इसकी 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगा इसका 1, ठीक है। और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल, आपको ध्यान रखना है, ये सीधी लाइन जा रही है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, और ये सब पैराबोला बन रहा है मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक मीन्स यहाँ पे देखिए एक्स एक्सेस को कितनी बार काट रहा है। एक्स एक्सेस को देखना आपको, एक्स एक्सेस इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे इसके 2। क्लियर है। आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि एक आपको ग्राफ दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई इसके जीरोस कितने, आप तो बस ये बता दो कितने जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऑप्शन ये रहे। ठीक है। तो जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सेस को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार पास हो रहा है एक्स एक्सेस से, आपको देखना है। यहाँ पे 2 बार पास हुआ, उसके 2 जीरो होंगे। अब क्यों हो रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया कि देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो एक्स है उसकी जो डिग्री है कितनी होती है, 2 होती है। तो इसके 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, तो वो दोनों वैल्यूज़ एक्स की ही रहेंगी। क्लियर। तो यहाँ पे इसलिए एक्स एक्सेस को 2 बार काट रहा है और इसकी जो जीरोज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2। अब क्यूबिक के लिए क्या बन सकता है, पॉइंट देखिए किस तरह से ग्राफ बने। क्यूबिक के लिए इस टाइप से ग्राफ बन सकता है क्यूबिक के लिए। यहाँ पे एक्स एक्सेस को कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार, तो इसकी जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। क्लियर है। आपको इस तरह से आंसर देना आना चाहिए, ग्राफ देख के आपको बताना आना चाहिए कि कितने जीरोस होने वाले, जितनी बार एक्स एक्सेस को कट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी यहाँ पे एक्सेस नहीं लिखी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सेस लिख दूँ और यहाँ पे वाई कर दूँ तो यहाँ पे इसके कितने जीरोस हैं, सिर्फ 1। ठीक है। अगर एक्स एक्सेस यहाँ पे होते जीरोस हो गए इसके 1, सिर्फ 1 जीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सेस ये हो गई अब, ठीक है। तो इसके लिए जीरो सिर्फ 1 ही होगा क्योंकि 1 ही बार कट किया। बट अगर एक्स एक्सेस ये है और वाई एक्सेस ये हो गई तो जीरोस होंगे 3। क्लियर आता है, वैसे ग्राफ सीधे ही आता है। उल्टा अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सेस किधर है, ये एक्सेस का ध्यान रखना है। क्लियर है। तो आई होप ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे बताना है कि किस ग्राफ में आपको कितने जीरोस देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। अब हम समझते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को किस तरह से फाइंड किया जाता है। ये एक फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं या फिर आप कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
ये दोनों मेथड के नाम से इस मेथड को जाना जाता है, जिसका हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें अगर इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड करना है तो हम इसको इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं। पहले हम इसको इक्वल टू जीरो ही मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल जीरो। क्लियर, हमने जीरो मान लिया क्योंकि हमें ऐसी वैल्यूज ढूंढना है जो इसको जीरो कर, तो हमने इक्वेशन बना लिया अभी के लिए जिससे हमको इसके जीरोस मिल सकते हैं। क्लियर, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नाम से आप जानते हो कि इसकी जो मिडिल टर्म है इसको हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। क्लियर, अब वो दो पार्ट क्या होने वाले हैं हमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें से कॉमन कुछ नहीं ले पा रहे हैं। हमने बहुत सारे फैक्टराइजेशन के मेथड पढ़े, कॉमन लेना, फिर हमने ये पढ़ा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और आइडेंटिटी वाले भी हमने पढ़े जिसमें आइडेंटिटी लग जाती है, बट यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। जब तीन टर्म आपको इस तरह से दी जाती है तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करते हैं। क्लियर है, तो आप समझिए कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस तरह से यूज होती है। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले सबसे पहले आपको देखना है ये इस फॉर्म में जमी होना चाहिए। क्या ये इस फॉर्म में जमी हुई है? हाँ, ये देखिए इस फॉर्म में जमी हुई है। पहले आपको एक्स स्क्वायर देखने को मिल रहा है, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, तो हमको तीनों चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं ए, बी और सी की वैल्यू लिख लेता हूँ पहले कि वहाँ ए बी सी क्या। ए हमारा यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर, बी हमारा है 7, वो जो सी है वो है 10। अब सभी प्लस के इसलिए यहाँ पे हमें साइन का यूज़ नहीं करना। ठीक है, 1, 7 और 10 हमारे पास है। तो हमें जो दो टर्म आने वाली है वो कैसी होना चाहिए, ए और सी को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 10 और ए और सी को, मतलब ए और इंटू सी आप कर लीजिए, ए इंटू सी मतलब 10 इंटू 1 मतलब 10। अब इसको आपको इसी के फैक्टर करना है, 10 के ही सारे फैक्टर आपको लिखने पड़ेंगे। मैं 10 के फैक्टर यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, आप फैक्टर कीजिए इसके। पहले 2 से करना पड़ेगा आपको, 5 आएगा, फिर 5 से करना पड़ेगा 1। तो आपको यहाँ 2 फैक्टर मिल गए, 2-3 फैक्टर मिल गए। तो जो जो फैक्टर होते हैं वो लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए 1 इंटू 10 10 होता है, 2 इंटू 5 10 होता है। क्लियर, यही हमारे पास 2 फैक्टर आपको देखने को मिले। क्लियर, आप इस तरह से निकाल लीजिए फैक्टर। आपने पढ़ा, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें फैक्टराइजेशन पढ़ा था, उस हिसाब फैक्टर निकालते थे। बड़ा नंबर होगा तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। छोटे नंबर के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 1 इंटू 10 10 होता है, 2 इंटू 5 10 होता है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यही आपके 4 फैक्टर देखने को मिलेगा, 10 के 4 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, 1 2 5 एंड 10, ये 4 आपको फैक्टर देखने को मिले। तो हमको 10 किस में मिल रहा है, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 5 10। क्लियर, अब हमें बी चाहिए। इस 7 को आप तोड़ रहे हो ना, तो आप देखिए किसमें आपको प्लस माइनस करने पे 7 मिल सकता है। इनमें से मैं 10 को 1 से ऐड करता हूँ तो मुझे 11 मिलता है, 10 में से 1 को माइनस करता हूँ तो 9 मिलता है, जो हमारे काम का नहीं रहा। तो ये फैक्टर दोनों कोई काम के नहीं रहे हमारे। सेकंड पे आते हैं, 5 और 2 7। ठीक है, यही हमारा यही स्प्लिट होने वाला है। 7 जो है 2 और 5 में टूटने वाला है। ठीक है, 5 और 2 7 हो रहा है। क्लियर, तो हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप जो 7 है उसको लिख देंगे हम 5x प्लस 2x। देखिए 5x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। बाकी जो टर्म्स हैं सेम होने चाहिए, बाकी सब सेम। क्लियर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप थी। आपको समझना है सबसे पहले a इंटू सी कर लीजिए, a इंटू सी जो अभी नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी के लिए 1 था, बट यहाँ पे कभी कभार वैल्यूज रहती हैं, कोफिशिएंट रहता है एक्स स्क्वायर का। तो a सी की जो वैल्यू आएगी उसको ही आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। उसी के फैक्टर से हमें ये 7 जो मिडिल टर्म है उसको तोड़ना पड़ेगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये आपको a इंटू सी मिल जाए और प्लस माइनस करने पे आपको ये जो मिडिल टर्म है ये मिल जाए। क्लियर, अब देखिए अगर मैं इस स्टेप को सॉल्व करूँ तो मेरे को वापस ये स्टेप मिल सकती है, तो इसमें कोई चीज़ बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है कॉमन लेंगे, यहाँ पे दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन। तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है x। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ 5x है, दोनों में कॉमन क्या है x, तो हाँ x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ जाएगा x प्लस 5। क्लियर, आपको ये कॉमन मिल जाए। अब x प्लस 5 आया, इसकी आपको ट्रिक बता दूँ। x प्लस 5 जो आया आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, x प्लस 5, क्योंकि इसका एक फैक्टर x प्लस 5 है। ठीक है, x प्लस 5 इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करो तो आपको x प्लस 5 एक फैक्टर मिलने वाला है, यहाँ पे मिल रहा है, तो x प्लस 5 लिख दीजिए। अब जरा आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ 2x प्लस 10 में से क्या कॉमन लूँ कि मुझे x प्लस 5 मिल जाए। तो देखिए यहाँ x है, मतलब 2 जो है कॉमन लिया गया होगा, प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 2 आपने कॉमन लिया होगा, तभी तो x प्लस 5 बचा होगा। क्लियर, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इस स्टेप को हटाइए और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से जब आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और
5 इंटू टू होता है, देखिए 5 इंटू टू लिख सकता हूँ मैं इसको, आपने 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया सिर्फ 5, क्लियर, इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म में आपको x प्लस 5 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 5 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे हम, एक फैक्टर हमारा x प्लस 5 आ चुका है। अब यहाँ क्या बचा है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 5 x प्लस 2 हमारे दो फैक्टर आ चुके हैं, फैक्टराइजेशन हो चुका है, बट हमें पता करना है इसके जीरोस, वो कौन से दो नंबर है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो पता करेंगे। तो देखिए दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ a इंटू बी को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, तो जीरो कोई एक होगा, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, या दोनों जीरो हो सकता है, तभी तो आंसर जीरो आ सकता है। तो हम दोनों को इक्वल टू जीरो लेंगे, x प्लस 5 इक्वल 0, हमने x प्लस 5 इक्वल 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 5 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -5, ठीक है। एक हमारा 0 आ चुका है जो है -5, एक और निकाल देते हैं, x प्लस 2 इक्वल 0, ये भी 0 होगा, x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल -2, ठीक है। हमारे पास दोनों 0 आ चुके हैं, क्लियर। तो यही दो वैल्यूज़ हैं जो इसको 0 करने वाले, आप वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, -5 को इसमें रख के देख लीजिए, इसका आंसर 0 आएगा, -2 को रख के देख लीजिए, इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। यही दो नंबर हैं जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना रहे हैं, क्लियर है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आई होप आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और करने वाले हैं हम इससे रिलेटेड, जिससे आपको शायद और क्लियर हो जाएगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। हमारे सामने एक और क्वेश्चन है आपकी ही टेक्स्ट बुक का, जिसमें आपको दिख रहा है ये है हमारा पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको समझना है क्या ये जनरल फॉर्म में जमा हुआ है, हमारा जनरल फॉर्म है, मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म बार बार लिख रहा हूँ कि आपको जिससे याद हो जाए, ax² प्लस bx प्लस c, यह आपका जनरल फॉर्म है। तो देखिए पहले x² होना चाहिए, हाँ है, हमें x² वाला टर्म मिल गया है, फिर होना चाहिए x वाला टर्म जो पीछे है, तो हम इसको आगे लाएंगे -7x, और देन कांस्टेंट हमारा -3। तो अब पहले आपको जमाना पड़ेगा इसको, किस तरह जनरल फॉर्म के उससे जमा लीजिए, सही जमेगा तभी तो स्प्लिट कर पाओगे, नहीं तो आप 3 को स्प्लिट कर दो, ठीक है। आपको समझना यही चीज़ है, फर्स्ट स्टेप आपको जनरल फॉर्म के उससे देखना है, क्लियर। फिर हम इक्वल टू इसको 0 मानेंगे, क्लियर, इक्वल टू अपने 0 मान लिया। अब हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, क्लियर। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पहले हम a, b और c निकाल लेते हैं, आप इसको रफ वर्क में कर सकते हैं, a, b, c आपको पता होना चाहिए इस टर्म्स के हिसाब से। a क्या है, x² कोफिशिएंट जो है 6, क्लियर। b क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कौन है, -7, साइन के साथ आपको लिखना पड़ेगा -7। जो आपका c है वो है -3, क्लियर। आपके पास a, b, c आ चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे, a इंटू सी कर लीजिए आप, ठीक है। 6 इंटू -3 कितना जाएगा, -18। हम 18 ही मानते हैं, हम 18 से ही निकाल सकते हैं, 18 ही मानते हैं इसको, ठीक है। अभी के लिए 18 मानो, ठीक है। 18 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप, ये सब आपको रफ वर्क में करना है, रफ वर्क में करने की चीज़ें डायरेक्ट आप स्प्लिट करेंगे, क्लियर है। तो हम 18 के सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं, मैं 18 को यहाँ फैक्टराइज कर लेता हूँ, ठीक है। 2 से करते हैं 9 आएगा, देन 3 से 3 एंड 3 1 जा 3। तो हमारे पास जो सारे फैक्टर्स आ चुके हैं वो क्या है, 1 2 3 9 एंड 18, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो हम देखते हैं किसमें हमको 18 मिल रहा है, देखिए 1 इंटू 18 18, 2 9 जा 18 एंड 3 6 जा 18, ठीक है। और क्या मिल सकता है, बस हमें यही 3 4 इसके फैक्टर मिले, 6 भी आ रहा है, 3 2 जा 6, इसलिए 6 भी इसका एक फैक्टर है। अब हम देखें किसमें हमको 7 मिल रहा है, 7 किस में मिल रहा है, हमें 7 देखना है। 18 और 1 को अगर मैं ऐड करूँ तो 19 होता है, 18 में से 1 को माइनस करूँ तो 17 होता है, तो ये हमारे कोई काम का नहीं रहा, ये फैक्टर हमारे दोनों कोई काम के नहीं रहा, ठीक है। अब आते हैं 2 और 9 पे, हमको क्या इसमें 7 मिल सकता है। 9 और 2 को अगर मैं ऐड करूँ तो 11 होता है, और 9 में से 2 को माइनस करूँ तो 7 होता है, यही हमारा यही दो हमारे काम के। अब जो 7 होने वाला है स्प्लिट वो इसी में होने वाला है, क्लियर है। तो 2 और 9 को आप ध्यान रख लीजिए, 2 और 9 हमारे जो है स्प्लिट होंगे, 7 को हम स्प्लिट करेंगे 2 एंड 9 में। अब बट कैसे करना है आप समझिए, बाकी सबको सेम लिख लीजिए आप, 6x², ठीक है। 7 माइनस का साइन बाहर कर दीजिए, 7 को ही आप स्प्लिट करिए, माइनस का साइन हमने थोड़ी देर के लिए इग्नोर मार रहा है कि हम आपको सिर्फ 7x को स्प्लिट कर दो, ब्रैकेट में लिख देते हैं। कैसे आएगा 7, 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये स्टेप को समझिए, मुझे पता है कि 9 2 18 होता है, तो मैं 9 में से अगर 2 को माइनस करूँ तो 7 भी मिल रहा है मुझे, तो मैंने क्या किया 9x माइनस 2x, ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आपको समझना है।
6x² माइनस का साइन सेम, 7x को मैंने कर दिया है 9 इंटू 2, मतलब 9x इंटू 2x में 9x माइनस 2x जो हमें 7x दे देगा -3। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था बट यहाँ पे हमने एक स्टेप बढ़ा दिया, ठीक है। 6x², अब माइनस का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब देखिए अगर हम -9 और 2 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो -18 मुझे मिल रहा था, जो हमारा -18 आ रहा था। क्लियर है। और यहाँ से माइनस का 7 भी आ रहा है, -9 और +2 माइनस का 7। देखिए सेम स्टेप पे जा रहे हैं हम वापस। क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है इन दोनों में से और इन दोनों में से। कॉमन वाली स्टेप आ चुकी। यहाँ पे हमको 3x कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन आएगा, x दोनों में तो x कॉमन आएगा। क्लियर। यहाँ क्या बच जाएगा, 2x -3, 2x -3 बच गया। अब देखिए 2x -3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन होगा, प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा 2x -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट आता है वही यहाँ पे आता है। अब आप समझ गए होंगे जब भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करें, इस टाइप क्वेश्चन आए तो यहाँ पे जो ब्रैकेट आ रहा है वही यहाँ पे आएगा। आपको ध्यान रखना, कैसे भी करके आपको ये लाना है। अगर नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 1 कॉमन लिया हमने, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 तो कॉमन होगा। क्लियर, आपको समझ गए होंगे। 2x -3 आपको दोनों में दिख रहा है, दोनों में कॉमन है, मतलब 2x -3 हम कॉमन ले लेते हैं। हमारा एक फैक्टर ये आ चुका है। क्लियर। सेकंड फैक्टर क्या होगा, अब जब 2x -3 दोनों में से कॉमन ले, यहाँ बच जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0। ये हमारे दोनों फैक्टर हो गए। अब इनके हम इक्वल टू 0 लेंगे। 2x -3 इक्वल 0 तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, x इक्वल 3/2। हमारा एक 0 ये आ चुका है, एक 0 आ चुका है। सेकंड 0 क्या है हमारा, 3x + 1 इक्वल 0। 3x 1 उधर जाके माइनस का 1 हो गया, 3x इक्वल -1/3। हमारा दूसरा 0 हो गया -1/3। हमारे दोनों जीरोस आ चुके। यही दो वैल्यूज़ है जो इस पॉलिनोमियल को 0 करने वाली है। आई होप ये जो मेथड है आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर तो एक बार फिर से देखिए, क्योंकि यही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक जो उसके बाद जो चैप्टर आने वाला है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड फैक्टराइजेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है। आगे हम समझने वाले हैं जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। जो अल्फा एंड बीटा हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे जो एक 0 इसको हम कहते हैं अल्फा। अल्फा एक ग्रीक वर्ड है, और जो एक 0 हमारा आया इसको कहेंगे बीटा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा, ये जो हमारा एक 0 है इसको हम बीटा कहेंगे, एक 0 जो आया इसको अल्फा कहेंगे। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। अब हम समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए अल्फा एंड बीटा ये जीरोस है, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस है। अल्फा एंड बीटा ग्रीक वर्ड से, इनका ही यूज़ करके हम सिर्फ शो कर रहे हैं किसको, जीरोस को, किसी पॉलिनोमियल के जीरो है। क्लियर। अब सम ऑफ जीरोस, हम पहले इसके पहले x² + bx + c, ये जो हम जो पॉलिनोमियल है हमारा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कोफिशिएंट के साथ ही रिलेशन है, जहाँ पे a जो है x² का कोफिशिएंट है, b जो है x का, एंड c हमारा कांस्टेंट है। क्लियर है। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, जीरोस को हमको ऐड कर देना। हम जीरोस को ऐड कर देते हैं, मतलब हमारे जीरो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा सम ऑफ जीरो हो गया। अब ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -b/a के, -b/a इसके बराबर होता है, -b/a, ठीक है। तो माइनस का साइन ये फॉर्मूले में ही है, b आपको यहाँ से लेना पड़ेगा एंड a भी आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन रहेगा उसमें से b एंड a आपको निकालना पड़ेगा, मतलब a x² कोफिशिएंट, b जो है x का कोफिशिएंट, माइनस साइन जो है फॉर्मूले में ही है, ठीक है। सेकेंड जो हम इसके बाद क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब अगर हम इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके बराबर होने वाला है, ये बराबर होने वाला है c/a। c मतलब कांस्टेंट एंड a मतलब एक x² का कोफिशिएंट,
ठीक है, यही रिलेशन है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमेशा पूछे जाते हैं। अभी हमने जीरो, पहले आपसे पूछा जाएगा जीरोज निकालिए, हमने जीरोज निकालना देख लिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, फैक्टराइजेशन से, क्लियर। उसके बाद ये रिलेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम जीरोज भी फाइंड करेंगे, इसके साथ साथ ये जो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन है इसको भी वेरीफाई करें। अगर ये बराबर आ रहा है मतलब आपके जीरोज सही निकले, क्लियर। ये आपको जरूर से ध्यान रखना और इसको आपको याद कर लेना। ये एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ऑब्जेक्टिव के बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को आपको जरूर से ध्यान रखना है। हम इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हमें इसके सबसे पहले जीरोज फाइंड करना है, मतलब अल्फा एंड बीटा को फाइंड करना है। इसके साथ साथ जो रिलेशन है जीरोज एंड कोफिशिएंट का उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जीरोज फाइंड कर लेते हैं। तो हम कंपेयर करते हैं उसको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो देखिए क्या ये सच में उसी फॉर्म में जमा हुआ है? हाँ, हमें पहले एक्स स्क्वायर देखने को मिल रहा है, फिर एक्स एंड देन कांस्टेंट, तो ये सही जमा हुआ है। ए बी सी भी निकाल लेते हैं। ए बी सी क्या है इसमें, ठीक है। ए हमारा है 3, बी क्या है माइनस का 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है और माइनस का साइन लिखा इसलिए -1, और हमारा जो कांस्टेंट है वो है -4। क्लियर हुआ, हमारे ए बी सी निकल गए। देन हम क्या करने वाले, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू सी मतलब 12 आएगा, ठीक है। ए इंटू सी में कर रहा हूँ 3 इंटू -4, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 12। अब 12 के सारे फैक्टर लिख दे रहा हूँ मैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई भी और फैक्टर होगा। तो देखते हैं कि हमें किस में 1 मिल सकता है। हमें 1 चाहिए, जो बी हमारा 1 है, ठीक है। तो 12 और 1 13 होता है, 12 में से आप 1 माइनस करोगे तो 11 आएगा, तो ये हमारा कोई काम का नहीं रहा, ठीक है। 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। 6 में 2 माइनस कर दो आप, 4 आएगा, तो ये भी हमारा कोई काम का नहीं रहा। लास्ट ये बचा है 4 और 3 होता है 7, बट 4 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो हमें 1 मिल रहा है, तो यही हमारे फैक्टर होने वाले हैं। यही जो है स्प्लिट करेंगे x1 को, क्लियर। 3 और 4 आप याद रख लीजिए, इन सबको हटाते हैं। देन हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो 3x² एज इट इज रहेगा। ये जो माइनस का साइन है इसको भी लिख लीजिए आप, यहाँ पे लिख दीजिए आप 4x माइनस 3x। ये 4 में से आप 3 को माइनस करो तब 1 आएगा, माइनस का 4 और इक्वल टू 0 आपको लगा लेना है, क्लियर है। तभी तो हम 0 फाइंड कर पाएंगे, इक्वल टू 0 आपको लगा लेना है। ये यहाँ पे अब हम इस साइन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इस पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस का 4x हो जाएगा, बट 3x क्या हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू। हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारी सारी स्टेप सही है। तो देखिए 4 इंटू 3 माइनस का 12 हमें मिल जाएगा, 4 इंटू 3 माइनस का 12 हमें मिल रहा है, क्लियर। -4 प्लस 3 क्या माइनस का x आ जाएगा, हाँ देखिए माइनस का x भी आ रहा है, तो ये स्टेप एकदम करेक्ट है। अब हम लेंगे कॉमन, यहाँ इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, यहाँ इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो सिर्फ मैं x कॉमन लूंगा, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। अब एक स्टेप है कि आपको ये जो ब्रैकेट आता है हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। अब आप देखिए 3x माइनस 4 यहाँ पे भी, 3x माइनस 4 यहाँ पे भी, मतलब कोई चेंजेस नहीं आए यहाँ पे। मतलब क्या कॉमन आया होगा, प्लस का 1 कॉमन आया होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हुई। यहाँ पे 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 यहाँ पे सेम था, इसलिए हमने सिर्फ प्लस 1 कॉमन है यहाँ पे, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो मतलब 1 कॉमन है, क्लियर है। 3x माइनस 4 यहाँ पे भी, 3x माइनस 4 यहाँ पे भी, दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3x माइनस 4 हम कॉमन ले लिया हमने। यहाँ क्या बच गया, x, यहाँ बच गया प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारे दो फैक्टर निकल चुके हैं। हम अब दोनों के जीरोस निकालेंगे। सबसे पहले इसको 0 रखते हैं, 3x माइनस 4 इक्वल 0। तो हमारा जो आंसर आएगा 3x इक्वल 4, मतलब -4 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल हो जाएगा 4/3। हमारा 1 0 आ गया, मतलब ये हमारा अल्फा हो गया, हम बोल देते हैं हमारा अल्फा है। हमारा 1 0 वो हो गया अल्फा। हम बीटा निकाल लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल 0, मतलब x इक्वल माइनस का 1, ठीक है। ये हमारा बीटा होगा, ये अल्फा और बीटा आ गया। अब हम इस रिलेशन को वेरीफाई करने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट था सम ऑफ जीरोस को। हम सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं, मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ सम ऑफ जीरोस। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सम ऑफ जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, क्लियर है। अब जो जो आपके पास वैल्यू है सब पुट कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/3,
प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का साइन है देन बी है, बी क्या है खुद माइनस का 1 है, तो ब्रैकेट में आपको माइनस का 1 लिखना, ए क्या है आपका 3। हमारे पास सारी वैल्यूज थी, आप पुट कर दिया। अब आपको एलएचएस और आरएचएस को इक्वल आ जाए तो आपका आंसर सही है, आपका वेरिफिकेशन सही हो जाएगा। क्लियर है, हम वेरीफाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3, 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, मतलब ये आंसर आ गया 1/3। ठीक है, इस साइड पे हमारा आंसर आ चुका है 1/3। अब इधर का हम वेरीफाई करते हैं, -1 और -1 क्या हो गया प्लस का 1 हो गया, और नीचे 3 था मतलब 1/3 यहाँ पे भी आ गया, तो ये तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, हमारा सम ऑफ 0 वेरीफाई हो गया। देखिए आप एक बार फिर देख लीजिए, सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। अल्फा हमारा 4/3 ये रहा, बीटा जो -1 ये रहा, हमने वैल्यूज पुट कर दिए, माइनस का साइन देन बी क्या है आपका माइनस का 1। क्लियर, ए हमारा 3, देन आप इसको सॉल्व करोगे आपका एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाएगा। हमको ट्रांसफर नहीं करना है इक्वल टू कुछ पार, आपको ये चीज ध्यान रखना, इधर पूरा सॉल्व करना इधर पूरा सॉल्व करना, आपके एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया आपका सम ऑफ 0 वेरीफाई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लेते हैं। सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला भी हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A, ये आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स 4/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 इक्वल सी क्या है आपका माइनस का 4 ये क्या है, तो देखिए -1 × 4 माइनस का 4/3 आ गया, और यहाँ पे माइनस का 4/3 है ऑलरेडी, तो ये एलएचएस एंड आरएचएस आ गया एंड ये हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जीरोस फाइंड करने इसके साथ साथ वेरीफाई करना, तो वेरीफाई इस टाइप से कर लेते हैं। वेरीफाइड हम यहाँ पे आखिरी में लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई हो गया एंड ये जो क्वेश्चन है इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म भी लगा सकते हो आप यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको 0 मानना पड़ेगा आपको, तब आप उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हो, बट हमें सिर्फ 0 पूछा है, ना कि ये पूछा है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करो या ये। तो यहाँ पे हम जानते हैं ये एक अलग तरीका का क्वेश्चन होगा जहाँ पे सिर्फ हमें कॉमन लेना है। ठीक है, हमें 0 फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको 0 को इक्वल मानेंगे। ठीक है, हमने इसको 0 के इक्वल माना एंड जो जो चीज कॉमन है हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है। देखिए 4 कॉमन आ रहा है एंड इसके साथ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया x + 2 = 0। तो हमारे पास दो फैक्टर ऑलरेडी आ चुके, तो हमें यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4x = 0 होगा या फिर x + 2 = 0 होगा। ये दोनों में से 0 दोनों हो सकते हैं, या दोनों में से एक होगा, तभी तो ये पूरा जो प्रोडक्ट है इनका 0 बन रहा है। तो यहाँ से आएगा x = 0, हमारा 1 0 0 ही है, और एक आ जाएगा x = -2। देखिए कितना सरल था इस क्वेश्चन के जीरोस को फाइंड करना, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। जस्ट आप यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे आप c को 0 मान इसको देन सॉल्व करते तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता, बट ये इस तरह से आप इसको सॉल्व करते, ये इसको कहते हैं जस्ट फैक्टराइज करना कॉमन लेके, कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है आपकी टेक्स्ट बुक का, एक और ही क्वेश्चन है जिसमें गिवन है t² - 15 = 0, t² - 15 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये डिग्री हमें दिख गई है 2, इसलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यूज निकालने, मतलब इसके जीरोस फाइंड करना है। t² - 15 को हम 0 के इक्वल टू मानेंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे हम इसमें x वाली जो टर्म नहीं है तो उसको हम 0x मानेंगे, ऐसे करके आप स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा सकते हो, बट ये एक रॉन्ग अप्रोच है जिससे क्वेश्चन लेंथी होगा एंड आपके क्वेश्चन के आंसर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, t² को यही छोड़ दीजिए, -15 को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस का 15 हो जाएगा, t² = 15। क्लियर हुआ, अब हम स्क्वायर को हटा देंगे, t² को हटाएंगे, सामने लग जाएगा प्लस माइनस। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है, जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे सामने जाएगा प्लस और माइनस, देन लगेगा 15 के ऊपर रूट। तो क्या हमारे पास दो जीरोस आ चुके हैं, t की दो वैल्यूज आ चुकी है, एक वैल्यू है प्लस का 15 मतलब प्लस का √15 एंड एक क्या है -√15। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर, दो वैल्यूज तो आएंगी। अब अगर मैं प्लस माइनस नहीं लिखता, डायरेक्ट √15 लिखा, आपने देखा होगा स्क्वायर हटता है तो डायरेक्ट क्या लग जाता है √15।
नहीं, प्लस माइनस भी लगता है उसके साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 अगर मैं √15 का स्क्वायर करूं तो मुझे तब भी 15 मिल जाएगा, और मैं -√15 का स्क्वायर करूं तब भी मुझे 15 ही मिलेगा। तो हमारे पास इसलिए दो वैल्यूज आई हैं टी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के थे जो थोड़े से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से डिफरेंट, यहाँ पे हमने स्क्वायर हटाया एंड यहाँ पे इस तरह से कॉमन लेके फैक्टराइज करा। इसके साथ साथ आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जहाँ पे दो की आइडेंटिटी बन सकती है, 3 वाली आइडेंटिटी, मतलब होल स्क्वायर वाली a+b का होल स्क्वायर या a² - b²। इन आइडेंटिटी से भी आप फैक्टराइज कर सकते हो और अपना जीरोस ला सकते हो। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपकी बुक में, जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है एंड हमको पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो देखिए, इसको करने के दो मेथड है, जिसमें मैं आपको इजी मेथड सिखा रहा हूँ। तो देखिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली का है, मतलब ये जो होगा 4 है वो सम ऑफ जीरो है, मतलब ये है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल 4 एंड अल्फा इंटू बीटा आपका क्या है 1। आपको ये दोनों चीज समझ में आनी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा कौन है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोस कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कौन सा। ठीक है, ये जीरोस नहीं है, ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो गिवन नहीं है आपको। ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। अब हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए एक आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, जो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अभी के लिए इक्वेशन है, पर इससे जो भी हमको पॉलिनोमियल मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो जो चीज़ है आपको पता है वो आप रख सकते हो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 4 रख दीजिए, 4x आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल टू 0। अभी नीचे आपका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। आप 0 को हटा दीजिए, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बने। ठीक है, अगर 0 नहीं हटाओगे तो वो एक इक्वेशन रहेगा, आपको 0 हटाना पड़ेगा आखिरी में। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। कितना आसान था, सिर्फ आपको अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यूज है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये जो जगह है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनको बस पुट करना है आपको इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इक्वल टू 0 जरूर से ध्यान रखना, क्योंकि जब डिनोमिनेटर नीचे आता है, जिसे हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं, मैं क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पे हमारे पास जो सम ऑफ जीरोस है वो गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है 1। ठीक है, -1 अब हमें पता करना है इसका पॉलिनोमियल क्या होने वाला है। ठीक है, ये है सम ऑफ जीरोस एंड ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल -1। हमें ये गिवन है और हमें आप रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पता है। हम सेम ये फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब x² एज इट इज आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमको रखना पड़ेगा 1/4 x प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह -1। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ -1 इक्वल टू 0। अब देखिए डिनोमिनेटर में 4 आ गया, हमें डिनोमिनेटर में 4 नहीं चाहिए, तो ये जो इक्वल टू 0 लगा ये इसी काम के लिए है कि अगर हम पूरे मतलब इस पूरे इक्वेशन में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें, मैं यहाँ कर रहा हूँ 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4x² हो जाएगा, यहाँ से 4 हट जाएगा, अब माइनस का x बच जाएगा और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 इसमें मल्टीप्लाई 4x² इसमें मल्टीप्लाई 4 से 4 कट गया, बट माइनस का 4 इसमें मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस का 4 आपको मिल जाए। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। 0 हटा दीजिए, हम लिख देंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल 4x² माइनस x -4, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, विद इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, इक्वल टू 0 एक इक्वेशन होगी, पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं आता है। ठीक है, इक्वल टू में कुछ भी नहीं आता, मतलब इक्वल टू का साइन ही नहीं आएगा, एक एक्सप्रेशन रहेगा। क्लियर, 4x² माइनस x -4 ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो जिसके 0 सम ऑफ 0 ये है, प्रोडक्ट ऑफ 0 ये है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब आती है होमवर्क की बात। तो ये रहे आपके कुछ होमवर्क के क्वेश्चन जो आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने पढ़ी, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एंड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था स्प्लिट द मिडिल टर्म, जिससे हम जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन उसी बेस पे है कि हमें ये दो जो पॉलिनोमियल गिवन है इनके जीरोस फाइंड करने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके आपको इसके जीरोस फाइंड करने।
इसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ये जो है सम ऑफ जीरोस है, पहला सेकंड जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड हमको पॉलिनोमियल बनाना है इनके। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करिए जिससे आपके घर पे प्रैक्टिस होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही आपको मैथ्स में इंप्रूव कर सकेगी। तो आई होप ये जो आज की पूरा जो लेक्चर था आई होप आपको समझ में आया होगा एंड कहीं ना कहीं आपको जो भी डाउट्स हो क्लियर हुए होंगे आपके। तो बाकी आगे और भी लेक्चर्स आने वाले हैं, तो भाई अपने क्लासमेट्स को शेयर कर दो ये लेक्चर्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।